मोहतरम नाजरीन, दीवान ख़ास की इस नई किस्त में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हैं जनाब अमीन पठान साहब। अमीन पठान साहब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर हैं। ये इस एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। क्रिकेट इनकी पहली पसंद तो है ही, मगर सियासत में भी ये फ़आल हैं और समाजी कामों में भी पेश रहते हैं। आप दरगाह अजमेर शरीफ के लिए हुकूमत हिंद की कमेटी के चेयरमैन हैं जो 1955 से कायम है। इस गुफ्तगू में हमारी कोशिश होगी कि दरगाह कमेटी की सरगर्मियों के ताल्लुक़ से पठान साहब से जानें, साथ ही हम इनकी क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों का भी अहाता करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि दरगाह कमेटी क्या है, इसका क़याम कब अमल में आया और इसका क्या रोल है दरगाह के इंतज़ामात में और कम्युनिटी की खिदमत में। जी देखिए, दरगाह कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स जो है उसके अंडर में आता है और इसका एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से पास आउट कमेटी है। 1955 में इसका एक्ट बना, पार्लियामेंट ने बनाया और तभी से इसके 9 मेंबर होते हैं और उन्हीं में से एक जो चेयरमैन होते हैं सदर और एक नायब सदर होते हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे जो मेरे मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने मुझे चौथी बार लगातार जिम्मेदारी दी। और जिस मकसद से हम लोग वहाँ गए थे कि जो जायरीन जो श्रद्धालु आते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए इंतज़ाम हो, उसके लिए हमने कोशिश की। और उसमें हमारा जो जितना हमें काम करना था उतना हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने पिछली कई कमेटियों से बेहतर काम किया। जो वहाँ पे ज़रूरी, जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी वो हमने पूरी की। तो ये हमारी कमेटी ने बेहतर काम किया है और अभी हमारा वक्त और बाकी है, करीब 1.5 साल हमारी कमेटी का वक्त बाकी है। तो इंशाल्लाह उन कामों को भी पूरा करेंगे जिसमें कुछ नंबर थे कि ये हमारे प्रायोरिटी थी कि हम ये काम करें। उसमें गेट्स चौड़े करना था, टॉयलेट ब्लॉक बनाना था, गेस्ट हाउस का रिनोवेशन करना था, उसमें रूम्स बढ़ाने थे। उसके अलावा एक सबसे बड़ा जो हमारा मकसद था कि इस मुल्क में अक़लियतों के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो कमी है वो तालीम की है। और जो हमारे जो तलबा है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दीनी तालीम के साथ हम लोग दें। और उसके लिए हम ये था कि एक ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से एक यूनिवर्सिटी बने, तो उसका भी हमने काम शुरू किया था। उसकी ज़मीन हमने जो उस पर कब्जे हो रहे थे, लोगों ने उस पर फोर्सफुली कब्जे कर लिए थे, वो खाली करवाए, उसकी बाउंड्री वाल करवाई। तो हमने काफ़ी काम किए हैं। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये कमेटी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट के अंडर में, और ये जो है सरकारी तौर पे इसके इंतजामात में मुआविन रहती है। तमाम दरगाह के जो इंतजामात है, सब चीज़ें दरगाह के अंडर में आती है, कमेटी के अंडर में आती है। और जो रसूमात है अंदर, जो दरगाह के अंदर है, वो खुदाम हजरात करते हैं। जो सज्जादा नशीन वगैरह, जो सज्जादा नशीन तो एक गुस्ल में और उसमें होते हैं, लेकिन जो खुदाम जो है, जो गद्दी नशीन जिनको कहा जाता है, जिनको खादिम जो कहते हैं, जो चिश्ती उससे करीब 800 सालों से वो लोग वहाँ खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, तो वो लोग जो वहाँ पे जो ज़ियारत कराना, फातिहा कराना, फूल पेश करना, वो लोग करते हैं। लेकिन बाकी इंतजामात जो है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, एंडोरमेंट का कंस्ट्रक्शन, मालिक, सब कुछ दरगाह कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दरगाह कमेटी और खुद्दाम के दरमियान कैसा ताल्लुक़ रहता है? तनाव रहता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जब जिम्मेदारी मिली तो वहाँ जो 3 स्टेक होल्डर है दरगाह कमेटी से, जो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो दरगाह कमेटी और जो अंजुमन जिसको कहते हैं, खुद्दामों की अंजुमन है, जो सैयद जादगान और एक शेख जादगान है, सैयदों और शेखों की 2 जो कमेटियां हैं, करीब 150 साल से वो कमेटियां बनी हुई है। और एक सज्जादा नशीन का भी पार्ट होता है। तो मेरे चेयरमैन बनने के बाद तीनों स्टेक होल्डर ने और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और बहुत बेहतर तरीके से हमने काम किया है। मुझे आप ये बता पाएंगे कि इस कमेटी के क़याम, आपने बताया कि 1955 से ये कमेटी है, तो अब तक इसके और साबिक चेयरमैन कौन कौन रह चुके हैं? देखिए, मेंबर में मैं एक इतना बड़ा नाम बताऊंगा जो रहे, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, यूसुफ खान साहब, जो दिलीप कुमार साहब थे, वो भी इसके मेंबर रहे। काफ़ी वहाँ पे नाजिम, जो अभी बहुत बड़े एक्टर है नसीरुद्दीन शाह, उनके वालिद साहब वहाँ पे नाजिम रहे। कई सारे बड़े नाम हैं जो यूपीए गवर्नमेंट में 1-2 लोग मिनिस्टर थे,
वो लोग रहे। काफ़ी बड़े नाम इसके अंदर चेयरमैन रहे हैं, जो पहले पटना से जो एक बड़े जर्नलिस्ट थे, 3-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे शायद, जो सियासतदार थे काफ़ी, कई सारे जो वीसी रहे वो लोग रहे हैं इसके अंदर। जामिया मिलिया में प्रोफेसर वासे थे, वो इसके चेयरमैन रहे हैं। तो ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहे काफ़ी, तो वो सब लोग बड़े जो अभी भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग भी चेयरमैन रहे इसके अंदर, मेंबर रहे हैं बड़े बड़े लोग। अभी आपने ये तज़किरा किया वक्फ इमलाक के ताल्लुक़ से, और आपने बताया कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से शुरू करने की ख्वाहिश है। कहीं मैंने पढ़ा था अभी ये चौथी मरतबा चेयरमैन मुंतखब होने के बाद आपने एक बात ये भी कही थी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से एक अस्पताल कायम करने का आप लोगों का इरादा है। जी जी जी, है ना, और कुछ 100 बेड का कुछ ऐसा मंसूबा है। तो उस ताल्लुक़ से आप लोग कहाँ तक आपकी पेशरफ्त हुई है? जो हमारा हॉस्पिटल है, क्योंकि ये पेंडेमिक के बाद जो दरगाह के एतराफ़ में कोई हॉस्पिटल नहीं था, JNU हॉस्पिटल है जवाहरलाल नेहरू, वो काफ़ी दूर है, 1-2 किलोमीटर। हमारी एक मिल्कियत थी, उस पर कुछ एनक्रोचमेंट थे, वो हमने खाली कराए और उसको क्लीन करा दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारी फ़ाइल लगी हुई है, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में उसके हमको परमिशन आ जाएगी और उसके संगे बुनियाद चालू हो जाएगी, और हम 1 साल के अंदर उसको, हमारे इस टेन्योर के अंदर ही उस हॉस्पिटल को हम चालू कर देंगे। ये हमारा मकसद है। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से वो हॉस्पिटल होगा। उसमें जो दरगाह पे जो जायरीन आते हैं, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों का फुटफॉल होता है वहाँ, लोगों को वहाँ से फैज़ मिलता है, सभी मज़हब के, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो कोई बीमार होता है या कुछ, तो हमारा अपना एक हॉस्पिटल होगा तो हम उनकी बेहतर तरीके से केयरिंग कर सकेंगे। तो इस मकसद से हमने हॉस्पिटल भी, हमने यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दोनों का साथ किया था, और दोनों में हमको कामयाबी मिली कि उस पर काम शुरू हो गया है। तो यूनिवर्सिटी के लिए भी मंजूरी मिल गई है? जी, यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की एक दरगाह कमेटी की 80 बीघा ज़मीन है, जो कायड़ विश्राम स्थली, जहाँ पे जायरीन रुकते, श्रद्धालु रुकते, उसके सामने, उस पे करीब आधे पे कुछ 30 बीघा करीब पे कब्जा हो गया था। हमने 6 महीने मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लिया, हमने उसको खाली करवाया। खाली करवाने के बाद उस पूरे 80 बीघा के अंदर हमने बाउंड्री वॉल करवा ली है। हमने उसका संगे बुनियाद भी मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर है, उन्होंने उसका संगे बुनियाद भी रख दी थी। लेकिन जो आपको याद है कि वक्फ एक्ट के अंदर ये के तहत हमारा भी एक्ट बिल्कुल वक्फ एक्ट की तरह दरगाह का बना हुआ है। 80 बीघा ज़मीन है, वो दरगाह कमेटी के नाम थी। तो हमको, हमारी एक सोसाइटी है जिसमें हमारा एक स्कूल भी रन होता है, जिसको भी हमने काफ़ी रिनोवेट किया है। उसको कई जगह उसको चीज़ें हमने उसमें बहुत बेहतर, जो ख्वाजा मॉडल स्कूल अजमेर का एक बहुत टॉप, वहाँ के CBSE टॉप 10 स्कूलों में से वो आता है माशाल्लाह। उसके अंदर हमने जो कंप्यूटर सेंटर, बड़ी लाइब्रेरी, जिसके अंदर सूफी चेयर, सूफीज़म पे भी काफ़ी उसके अंदर नॉलेज आपको मिल सकती है, ऐसा हमने एक लाइब्रेरी भी बनाई है। मिनिस्ट्री ने उसमें बड़ा सपोर्ट किया हमको। तो हम उस सोसाइटी के नाम हमको, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें बुनियादी आपके पास होना चाहिए। एक, आपके पास 25 साल की मालिकाना हक की आपके पास लैंड होना चाहिए, चाहे वो आपका लीज लिखी हुई हो या आप मालिक हो उसके। एक, आपके पास 20 साल पुरानी सोसाइटी होना चाहिए। तो सोसाइटी हमारी, जिससे हम स्कूल रन करते हैं, वो थी हमारे पास। हमारे पास लैंड भी है, लेकिन लैंड का मालिकाना हक हमारे पास नहीं था, क्योंकि सोसाइटी और कमेटी अलग है। कमेटी उस सोसाइटी को चलाती है, जो सदर होता है उसका वो सदर होता है, जो वहाँ पे हमारा नाजिम होता है CEO, वो उसका सेक्रेटरी होता है, और 2 मेंबर इधर के होते हैं, कुछ मेंबर हम सिटी के लेते हैं। तो हमने उसके लिए हमने मिनिस्ट्री में फाइल भेजी थी। तो कुछ खुदाम हजरात की तरफ से उसका एतराज़ हुआ कि भाई अगर यूनिवर्सिटी बनानी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं और ज़मीन दे, ये तो ख्वाजा साहब की ज़मीन है, इस पर क्यों बनाना चाह रहे हो। इस तरह का कुछ वहाँ पे अखबारबाजी हो गई, कुछ हो गई। तो उस टाइम के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक वक्त के लिए उसको रोका। फिर पेंडेमिक आ गया। हम चाह रहे हैं कि अब छोटे छोटे कॉलेज वगैरह करके हम एक बार शुरू कर दें। तो उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशन एक्सीलेंस सेंटर कर रहे हैं। उसमें सब जो स्किल डेवलपमेंट के छोटे छोटे हम कॉलेजेस अलग अलग यूनिवर्सिटी से लेके एक बार शुरू करेंगे, और उसके बाद जब शुरू हो जाएगा तो बाद में उसको क्योंकि यूनिवर्सिटी का जब नाम आया तो लोगों के पता नहीं क्या हो गया है, क्या करने वाले हैं। और हमको एक बहुत अच्छा ये था कि हम मेरे कई सारे जो CSR जो बड़े कॉरपोरेट हाउस है, विप्रो है, अजीम प्रेम जी है, यूसुफ लुलू है जो लुलू ग्रुप के मालिक, इन लोगों ने कह दिया था कि वो हमें जो 2.5 लाख स्क्वायर फुट का हमको कंस्ट्रक्शन का हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो हमको बन के मिल रहा था।
लेकिन उसके बाद ये सब हो गया, 1.5 साल ये कोविड का हो गया, तो लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि उसमें काम आगे बढ़ेगा और जल्दी एक बहुत बड़ा इदारा एजुकेशन का वहाँ पे तैयार हो जाएगा, जिससे सभी लोगों को, सभी मजहब के, धर्म के और ख़ास तौर से अक़लियतों के बच्चों को उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन और सूफी चेयर का भी हम वहाँ पे रखेंगे, ताकि जो नफ़रतें जो मुल्क में फैल रही है उसको रोकने के लिए, क्योंकि खानकाही माहौल रहेगा, सूफियों और संतों को मानने वाले लोग रहेंगे, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। आपने ये बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट की जो ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा था और आपने खाली करवा ली, ये एक बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ऐसा आमतौर पर हो नहीं पाता कि वक्फ की इमलाक पर कब्ज़ा हो और वो निकल पाए। और हिंदुस्तान में जो है वक्फ की बड़ी ज़मीनें हैं, है ना, और वो ज़मीनें जो है तनाज़ात का शिकार हैं, कई मामला जो है वो अदालतों में। तो जैसे यहाँ आपने किया, तो मतलब कौमी सतह पर इस मसले के हल के लिए किस तरह काम होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या तजवीज़ हो सकती है? देखिए, इसमें जो भी हमारे जो रहनुमा है उनको आगे आना होगा, जो वोट की राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि मुल्क में जितनी औकाफ की जो ज़मीनों पे जितना है, अगर वो सब उसका अगर हम आधा भी क्लियर करा दें तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम तालीम, तरक्की, तिजारत, हर चीज़ के अंदर हम लोग उनका सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ, क्योंकि आने ये जो वक्त जो आया पेंडेमिक का, तो इसके बाद ये लगा कि हॉस्पिटल मैक्सिमम होना चाहिए हमारे पास, हॉस्पिटल हम बना सकते हैं। तो हमारे तमाम लोगों को, जैसे हमने एक पूरा यूनाइट होकर काम किया, तो हमने उस ज़मीन पे कुछ छोटे छोटे कब्जे थे, कुछ बड़े थे, और अगर हम नहीं करते तो वो पूरी 80 बीघा ही चली जाती, क्योंकि पूरे मुल्क में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है, उन पर बड़े बड़े लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है, छोटों ने भी किया है, बड़ों ने भी किया है। तो उसके लिए बहुत हुकूमत को भी, चाहे स्टेट सूबाई हुकूमत हो या हमारी जो मरकज़ी हुकूमत हो, इन सब को मिलके एक यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। मिल्कियत से जो रेवेन्यू आएगा उससे हम लोग तालीम के लिए, हेल्थ के लिए बहुत काम कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं आपके, मैं उसको थोड़ा सी लाइट मूड में कहूँ कि आपका पहला प्यार क्रिकेट है। जी जी जी, है ना, और आप क्रिकेट राजस्थान की बोर्ड के जो है नायब सदर भी रह चुके हैं। जी जी, हूँ अभी, खुद अभी भी हैं माशाल्लाह, और आप क्रिकेट खुद खेलते भी रहे हैं। जी जी, और मैं समझता हूँ कि वहाँ मुकामी सतह पे आपने क्रिकेट सलाहियतों को उभारने के लिए और नई सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ काम किए होंगे। तो हमारे नाज़रीन को बताइए आपके इस ज़िम्मे में किस तरह की कोशिशें वहाँ हुई हैं? क्रिकेट मेरा पैशन है, ठीक है, मैं सियासत में हूँ और लोगों की खिदमत और सोशल वर्क करने के लिए मेरा वो था, जज्बा था कि मैं लोगों को काम करूँ, उसके लिए सियासत में आना ज़रूरी था। लेकिन क्रिकेट मेरा पैशन है और क्रिकेट में खेला भी हूँ। मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का पहला मुस्लिम चेयरमैन रहा, और मैं जिन्होंने इस BCCI को एक इतना बड़ा इन्वेंशन दिया है, IPL, जो वर्ल्ड क्रिकेट को, शॉर्ट क्रिकेट को एक बड़ा लोगों प्लेटफॉर्म मिला है, उसके जो कमिश्नर चेयरमैन रहे ललित मोदी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनके साथ मैं जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, और फिर बाद में क्रिकेट को, इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट में उनके अगेंस्ट मुझे इलेक्शन भी लड़ना पड़ा, और उनको मैंने इलेक्शन में हराया, मैं चेयरमैन बना। शरद पवार साहब BCCI के अध्यक्ष थे, तो मैं BCCI की भी कई कमेटियों में मैं ऐसे मेंबर रहा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और राजस्थान की क्रिकेट डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। राजस्थान से कई सारे प्लेयर हैं जो कंट्री के लिए खेल रहे हैं। अभी 4-5 लड़के ऐसे हैं जो कुछ जूनियर में है, कुछ सीनियर में, पाइपलाइन में है इंडिया टीम के। मेरी अपनी एकेडमी भी है, मेरी एकेडमीज़ की चेन है, उसमें जयपुर में मेरी एकेडमी है, कोटा में है, राजस्थान के कई शहरों में है, दिल्ली और बॉम्बे में भी मेरी बात चल रही है। अगर हुआ तो हम बॉम्बे में भी हमारी एकेडमी शुरू करेंगे। तो क्रिकेट हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क में क्रिकेट जस्ट लाइक उसको एक रिलीजन की तरह माना जाता है। लोग इसको जीते हैं, एक जुनून है इसका, और मेरा भी वो था। तो मैं क्रिकेट के लिए काम करता हूँ। और हमारे देश में क्योंकि ये सोशल मीडिया आने के बाद लोग जब फ्री होते हैं, जो ख़ास तौर से नौजवान जो है वो गलत राहों पे भटक रहे हैं, कहाँ से मिसगाइड होते हैं, नफ़रतों के आप देख रहे हैं कई सारे गलत तरीके से ऐप बना दिए गए। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, गेम्स में लोग लगे रहे। गेम्स में अगर आप रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा नहीं होता कि आप किसी नेगेटिव चीज़ को सोचें। आप सिर्फ
आप हैप्पीनेस की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, टीम वर्क की बात करेंगे, तो नफ़रतों की या गलत चीज़ों की ज़रूरत आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हुकूमत काम कर रही है, लेकिन और जो नीचे जो एसोसिएशन है उनको भी इसको बढ़ाने के लिए ये तो मैक्सिमम काम करना आपने चाहिए। जो जैसे कि राजस्थान में ब्रॉडर सेंस में गए तो आपने मजमूई तौर पे नई सलाहियतों को उभारने के लिए क्या काम किया, और ख़ास तौर से थोड़ा सी मैं खुदगर्जी का मुजाहरा करूँ अपनी कम्युनिटी के लिहाज से, तो ये पूछूँ कि भाई अक़लियतों, क्योंकि हमारे नौजवानों में जुनून की हद तक जो है क्रिकेट के लिए मोहब्बत पाई जाती है और वो खेलते भी है, तो अपनी कम्युनिटी से आपने कुछ मिसालें हों ऐसी जो राजस्थान में बच्चे ऊपर आए हों? जी बिल्कुल, आपने सुना होगा एक खलील अहमद, राजस्थान से टोंक से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा, एक छोटे घर का, उसके फादर हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो देश के लिए खेला, मुल्क के लिए खेला, कंट्री के लिए खेला। आईपीएल भी खेलता है हैदराबाद टीम से, वो करीब 2 साल तक वो देश के लिए खेला। मेरी एक लीग होती है रजवाड़ा क्रिकेट लीग, आरसीएल जिसको बोलते हैं, कई सारे क्रिकेटर्स को उससे प्रमोशन मिला। आईपीएल के बाद शॉर्ट क्रिकेट के अंदर सबसे पहला टूर्नामेंट था जो मैंने शुरू किया, कोटा में होता है वो। फिर हमारे पास एक अंडर 19 और एक लड़का था, बैट्समैन था, सलमान खान, आपने नाम सुना होगा। वो मेरे कोटा से जब हम जयपुर जाते हैं तो टोंक पड़ता, वहाँ का खलील था, वो अंडर 19 इंडिया खेला, एशिया कप में मेन टीम में खेला, 2-3 सीरीज इंडिया के लिए खेला कंटिन्यू, काफ़ी बड़ा नाम भी था। फिर इंजरी हुई तो बाहर हो गया, लेकिन अभी वापस कमबैक कर रहा है। इस बार उसने जो विजय हजारे ट्रॉफी और मुश्ताक अली में काफ़ी अच्छा किया है, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी वो वापस आ जाएगा। सलमान जो रणजी ट्रॉफी खेलता है, अंडर 19 इंडिया खेला, इंडिया ए खेला, वो भी हमारा। ये 2 बच्चे, झालावाड़ मेरे कोटा से 70 किलोमीटर है और टोंक मेरे कोटा से करीब 120 किलोमीटर है, तो ये दोनों ने क्रिकेट मैक्सिमम कोटा, जयपुर भी खेली लेकिन कोटा में भी क्रिकेट खेली। इन दोनों को हमने जितना पुश हो सकता था किया। और अभी एक राजस्थान के लिए एक लड़का और है मेरे कोटा का, अनस मलिक करके नाम है, एक लड़का अंडर 19 खेल रहा है। वो अभी उसका पासपोर्ट और वो नहीं था, नहीं तो अभी करीब हमारे अंडर 19 इंडिया के 6 बच्चे वहाँ पॉजिटिव आ गए थे, तो 6 बच्चों को इंडिया टीम के लिए भेजा गया। तो वो कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो भी अंडर 19 इंडिया खेलता, अभी कंटिन्यू राजस्थान खेल रहा है वो। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि वो रणजी ट्रॉफी और आगे इंडिया के लिए या किसी फ्रेंचाइजी में आईपीएल खेलता हुआ वो नजर जरूर आएगा। आपकी ख्वाहिश पूरी हो। अच्छा, ये चूँकि आपने बताया कि आप रियासती क्रिकेट बोर्ड के जो है वो सदर रह चुके हैं और अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बीसीसीआई की कमेटियों में भी आप रहे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि रियासती बोर्ड जो होता है और सेंट्रल बोर्ड जो होता है क्रिकेट का, इनका आपस में कैसा ताउन होता है, कैसा राब्ता होता है, किस तरह के रिश्ते होते हैं? जो स्टेट एसोसिएशन होती है उसकी पेरेंटल बॉडी बीसीसीआई होती है, और बीसीसीआई जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो सभी स्टेट के अंदर इक्वल, जहाँ जहाँ पे जो एलिट ग्रुप के जो लोग हैं स्टेट एसोसिएशन है उसमें करीब वो बांटते हैं, उसी से उस स्टेट एसोसिएशन के तमाम जो अखराजात होते हैं, वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसको उसी पैसे से, क्योंकि बीसीसीआई जो पैसा देता है उसी से स्टेट एसोसिएशन अपनी एसोसिएशन को रन करता है। तो हमारी पेरेंटल बॉडी है बीसीसीआई है, ये सब उसकी शाखें हैं। जो स्टेट जो कमाता है, जो उसको रेवेन्यू आते हैं, तो क्या वो बीसीसीआई को दे देता है? नहीं, बीसीसीआई को देने की ज़रूरत नहीं है। सारा पैसा जो स्टेट का होता है वो बीसीसीआई लेते हैं। बीसीसी स्टेट एसोसिएशन में अगर कोई मैच आता है आईपीएल का या वनडे का, तो उसको क्योंकि टीवी राइट्स मेन जो है, तो वो टीवी राइट बीसीसीआई अपना करता है। हम वहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे मैच है, अब तो आईपीएल के मैचेस के तो फ्रेंचाइजी टिकट बेचती है और सारा वो लेती है, लेकिन हमको कुछ पैसा तय होता है। आपका स्टेडियम है, स्टेट एसोसिएशन उसको मेंटेन कर रहा, तो कुछ एक तय अमाउंट है वो मिलता है। और अगर हमारे यहाँ पे वनडे या इंटरनेशनल बीसीसीआई का कोई टूर्नामेंट आता है तो उसके टिकट हम सेल करते हैं। इंटरग्राउंड जो स्टेडिया जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम करेंगे, लेकिन टीवी राइट्स जो भी टीवी से जो ये सब कुछ है वो बीसीसीआई लेगा। और ईयरली हमको एक पूरा सबको एक जो है हमको सबवेंशन मिलता है, पूरे स्टेट एसोसिएशन को बीसीसीआई देता है। उसी से हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, हमारी राजस्थान की क्रिकेट, तमाम जो चीज़ें हैं वो उसी से रन होती है। बहुत शुक्रिया जनाब अमीन पठान साहब। तो ये थे हमारे आज के मेहमान अमीन पठान साहब, जिनसे हमने 2 उमूर पर काफ़ी तवील गुफ्तगू की, दरगाह कमेटी के ताल्लुक़ से और मुसलमानों में तालीम के ताल्लुक़ से और मेडिकल के ताल्लुक़ से। इनकी जो कोशिशें हैं मुस्बत, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें इन्हें कामयाबी मिलेगी और कौम की खिदमत इनके ज़रिए से होती रहेगी।